क्लास 12th हिस्ट्री का एग्जाम नज़दीक आ चुका है एंड बहुत सारे बच्चे अब ये पूछ रहे हैं कि सर हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, हमने अपनी प्रिपरेशन की है बट ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है। हमने पिछले 10 साल के सीबीएसई की पीवाईक्यूज को एनालाइज किया, देन वी केम टू द कंक्लूजन कि हर एक चैप्टर में कुछ 3-4 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे हमेशा ही 90% सवाल आए हैं। तो उसकी एक लिस्ट मैंने बनाई है एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने कवर किया है। आपका काम यह है कि उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि 90% ऑफ द क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से आते हैं। जो लॉन्ग आंसर हो गए, जो वेरी शॉर्ट आंसर हो गए, शॉर्ट आंसर हो गए, वो उन्हीं टॉपिक से आते हैं। सो दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस दोज टॉपिक्स। सो कमिंग टू द लैपटॉप स्क्रीन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में भी 2-3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला आता है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग में बेसिकली 3 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। एक, अर्बन सेंटर के फीचर्स से रिलेटेड की मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सारे जितने अर्बन सेटलमेंट थे इनके फीचर्स बताओ। तो इसमें आप ड्रेनेज सिस्टम बताते हो, रोड्स किस तरीके से बने थे वो बताते हो, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी सवाल आता है। तो ये अलग कैटेगरी। वैसे अर्बन सेंटर्स के फीचर में भी आप डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का जिक्र कर सकते हो। इसके बाद तीसरा सवाल आता है ड्रेनेज सिस्टम का। इन तीनों में भी मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर को, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरा टॉपिक है, दैट इज़ हड़प्पन आर्कियोलॉजी। इसमें जॉन मार्शल के रोल के बारे में पूछा जाता है, व्हीलर के रोल के बारे में पूछा जाता है, और कनिंघम का जो कंफ्यूजन था इसके बारे में पूछा जाता है। एक सवाल मैंने देखा था जिसमें इन तीनों का एएसआई में क्या कंट्रीब्यूशन है। कनिंघम का हड़प्पन आर्कियोलॉजी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, ये कंफ्यूज थे, बट एएसआई में तो कंट्रीब्यूशन है। तो एक सवाल ऐसा भी आया था कि एएसआई में इन तीनों के कंट्रीब्यूशन को देखो। तो कनिंघम ने शुरुआत की, जॉन मार्शल ने क्या किया, इसको एक अलग माइलस्टोन तक पहुंचाया, एक नए सिविलाइजेशन की खोज की, और व्हीलर भाई साहब क्या करते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेटिग्राफी इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है ये भी बहुत अहम है, और इसमें जो 8 मार्कर है वो ज़्यादा बनते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस है वो आपसे पूछा जाता है, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस या रिलीजियस एविडेंसेस वाले जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं उसको फिगर आउट करने में, उसको इंटरप्रेट करने में क्या मुश्किलें आती है। जैसे प्रोटोशिवा सील हो गया, या मदर गॉडेस की मूर्ति होगी, या प्रीस्ट किंग की मूर्ति होगी, इससे रिलेटेड सवाल भी यहाँ है। ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में कोई 80 से 85% ऑफ द क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर एंड द लॉन्ग आंसर, ये इन्हीं टॉपिक्स हैं। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो रीजंस बिहाइंड डिक्लाइन पढ़ सकते हो, एक आध क्वेश्चन आपके क्राफ्ट प्रोडक्शन से भी थे, बट ये 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर 2 की शुरुआत करें, महाजनपद। महाजनपद से रिलेटेड एक ही सवाल आता है, फीचर्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। जितने भी फीचर्स थे महाजनपद के, कि भाई 16 महाजनपद थे, अलग अलग जगहों पे लोकेटेड थे, इनकी सिटीज़ ऑफन फोर्टिफाइड होती थी, ये जो कैपिटल इनकी ऑफन फोर्टिफाइड होती थी, कुछ के पास आर्मी थी अपनी परमानेंट, कुछ के पास नहीं थी, मिलिशिया पे डिपेंडेंट कर रहते थे। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है दैट इज मगध महाजनपद, द फर्स्ट अमॉन्ग 16। इससे रिलेटेड भी एक ही प्रकार का सवाल आता है कि भाई मगध जो इतना ज़्यादा पावरफुल था, इसकी सुप्रीमेसी, इसके पावर के पीछे क्या कारण है। मैंने अपने वन शॉट में, अपने नोट्स में इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत डिटेल में बात की है। सिंपली आप हमारे नोट्स खोल के इन सारे क्वेश्चन के आंसर देख सकते हो। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है दैट इज मॉडर्न एम्पायर। इसमें अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स, जिसमें आप देखेंगे कि मेगास्थनीज और चाणक्य के कुछ डिटेल्स जो है उसका आप जिक्र कर सकते हैं। फिर सोर्सेज आते हैं कि भाई कितने प्रकार के सोर्सेज हैं। तो कुछ आपके पास टेक्सचुअल सोर्सेज होते हैं, कुछ आपके पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, जैसे अशोका के इंस्क्रिप्शंस हो गए, ठीक है, गुफाएं हो गई। और टेक्सचुअल सोर्सेज में आपके पास मेगास्थनीज की किताब हो गई, चाणक्य के आपके टेक्स्ट हो गए, बुद्धिज्म जैनिज्म के टेक्स्ट हो गए, इवन पुरानिक रिलीजन के भी टेक्स्ट में मॉडर्न एम्पायर का जिक्र है। और तीसरा, अशोका के इंस्क्रिप्शन का क्या रोल था इस मॉडर्न एम्पायर के खोज में, डिस्कवरी। लेकिन इन 3 टॉपिक्स में भी मैं इन दोनों को सबसे ज़्यादा अहम मानता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स एंड सोर्सेज टू नो अबाउट द मॉडर्न एम्पायर। इसके बाद जो चौथा टॉपिक है दैट इज क्वाइनेज। क्वाइनेज का क्या रोल था ट्रेड में, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पाँचवा, एपिग्राफी, क्या लिमिटेशंस हैं इंस्क्रिप्शंस के, ये पूछे जाते हैं। आप जब अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे तो लास्ट में बताएगा कि भाई ये चीज़ें इंस्क्रिप्शन जो है वो नहीं बता पाते, ये इसकी कमियां हैं, लिमिटेशंस है, तो इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो बेसिकली इन सारे टॉपिक्स को आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करता रहना है। और एनसीईआरटी से अगर आप रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे इतने काल क्रमानुसार क्रोनोलॉजिकल मैनर में चीज़ें नहीं होती है, तो आप हमारे नोट्स को रेफर कर सकते हैं। दे विल बी मोर देन ईजियर फॉर यू टू रिवाइज। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज किनशिप एंड मैरिज। किनशिप में अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट थे, जैसे एक पैट्रिलिनी का कॉन्सेप्ट था, एक कुछ रूल्स ऑफ मैरिजेस थे, जिसमें कि बताया गया था कि एक गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते, अष्टविवाह का भी जिक्र है, ठीक है। इसके बाद
कॉन्सेप्ट ऑफ गोत्र। तो इन तीनों से रिलेटेड सवाल आते हैं, पैट्रिलिनी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट ऑफ गोत्र से रिलेटेड। ये पूछ सकते हैं कि इनका ब्यौरा दो, डिस्क्राइब द किनशिप, कॉन्सेप्ट ऑफ किनशिप, पैट्रिलिनी, मैरिज एंड गोत्र फॉलोड इन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, या 600 BC से लेके जो 600 सी तक का पीरियड था, इस दौरान इन तीनों कॉन्सेप्ट को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता था। इसके बाद कुछ एक्सेप्शन से रिलेटेड सवाल भी आ सकते हैं कि कहीं कहीं पे एक्सेप्शन भी था। ये तीनों जो था ना, ये धर्मशास्त्र द्वारा डिफाइंड थे कि भाई पैट्रिलिनिक आइडिया हो गया है, रूल्स ऑफ मैरिजेस, गोत्र का जो कॉन्सेप्ट था, तो बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारी जनजातियाँ इसको नहीं भी मानती थी। तो ये क्यों नहीं मानते थे, कौन कौन ये लोग थे और क्यों नहीं मानते थे, इसका क्या इंप्लीकेशन है, तो ये भी आप बता देना कि बहुत सारे जो फॉरेस्ट ट्राइब्स थे, निषाद वगैरह थे, वो इन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। इवन साउथ इंडिया में भी, जहाँ पे सांस्कृतिक टेक्स्ट का उतना डोमिनेंस नहीं था, वहाँ पे भी इन चीज़ों को नहीं माना जाता। उसके बाद वर्ण सिस्टम, ऑब्वियसली इससे रिलेटेड सवाल तो था ही था। इसके सवालों में एक आइडियल ऑक्यूपेशन से रिलेटेड सवाल था कि भाई जो 4 वर्ण हैं उनके ऑक्यूपेशन आप बताएं, और इस वर्ण सिस्टम को ब्राह्मण्स किन तरीक़ों से इन्फोर्स करवाते थे, तो वो तरीका भी मैंने अपने नोट्स में जिक्र किया हुआ है। आप अंत समय में इट वुड बी एडवाइजेबल कि आप हमारे नोट्स को रेफर कर दें, उसमें मैंने एनसीईआरटी को जितने भी बुलेट पॉइंट्स और इमेजेस के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है वैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद वायलेशन ऑफ ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस, कि ये जो वर्ण सिस्टम था, जैसे बताया गया था कि क्षत्रिय ही रूल कर सकते हैं, बट क्षत्रिय कई बार नॉन क्षत्रिय रूलर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो वायलेशंस हैं वो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस के, इनसे रिलेटेड सवाल भी आए हैं। इसके बाद महाभारत ऑब्वियसली इस चैप्टर का कोड है, इस चैप्टर का हार्ट है। तो महाभारत के लैंग्वेज एंड कंटेंट से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। महाभारत के डायनेमिज्म, कि भाई ये इतना डायनेमिक क्यों माना जाता है, तो डायनेमिक बेसिकली इसलिए कि इसमें हमेशा से चेंज होते रहे, अपने अपने संस्करण, अपने अपने वर्जन्स महाभारत के आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग रीजन्स में। और महाभारत में किनशिप का क्या कॉन्सेप्ट था वो अब बताएंगे, महाभारत में पैट्रिलिनी का क्या कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे कि पांडु के बाद पांडवों को मिलना था, धृतराष्ट्र के बाद कौरवों में बंटना था। ये पैट्रिलिनी का ही तो एग्जांपल है। मैरिज का भी कॉन्सेप्ट बताएंगे कि भाई पॉलीगैमी भी चलती थी, पांडु ने 2 शादियाँ की थी, पॉलीएंड्री भी चलती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में बतानी है, और जनरल कॉन्टेक्स्ट में जो एंशिएंट इंडिया में फॉलो की जाती थी तो वो आपको उस हिसाब से बताना है। और इसके बाद आपसे क्रिटिकल एडिशन से रिलेटेड सवाल भी पूछ सकते हैं, ये भी बहुत बार आया है कि ये इसमें क्या था बेसिकली, और इसका कंक्लूजन क्या निकला, तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। मैंने नोट्स में इन सारी चीज़ों के ऊपर बुलेट पॉइंट्स के जरिए आपको चीज़ें बताई है, आपको किताब खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद बीबी लाल के आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से रिलेटेड भी कुछ सवाल मैंने देखे, ठीक है। बट इन सब में मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको मानूंगा, महाभारत वाले टॉपिक को, एंड जो आपका किनशिप पैट्रिलिनी का जो कॉन्सेप्ट था उस वाले टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल है इन चारों टॉपिक्स में भी, ठीक है। बट इट वुड बी एडवाइजेबल कि आप इन चारों को ही अच्छे से तैयार कर लो। कमिंग टू द चैप्टर 4, द नेक्स्ट चैप्टर, इसमें सांची स्तूप से रिलेटेड सवाल आए। तो किस तरीके के सवाल है, इसके प्रिजर्वेशन पॉलिसी कि शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने ऐसा क्या किया कि ये इतने समय तक अच्छे से प्रिजर्व रह पाया, और इसको कंपेयर करते हैं फिर कि भाई अमरावती के स्तूप और सांची के स्तूप में प्रिजर्वेशन में कंपैरिजन होती है कि क्यों ये स्तूप जो है वो प्रिजर्व नहीं रहा अमरावती का, और क्यों सांची के स्तूप जो है वो अभी तक प्रिजर्व है। फिर सांची के स्तूप के स्कल्पचरल फीचर्स के बारे में भी बात की जाती है, ठीक है, जो जिसमें शलभंजिका का कॉन्सेप्ट आएगा, जातक कथाओं को चित्रित किया गया है, तो वो चैप्टर के लास्ट में आप देखेंगे, तो उससे रिलेटेड भी सवाल है। उसके बाद बुद्धिज्म से रिलेटेड सवाल तो होगा ही होगा, तो इसमें टीचिंग्स ऑफ बुद्धा से रिलेटेड सवाल है, बुद्धा की टीचिंग्स और बुद्धिज्म के ग्रोथ से रिलेटेड सवाल है कि बुद्धा के रहते रहते बुद्धिज्म ग्रो किया, एंड उनके बाद भी बुद्धिज्म अच्छे खासे स्पीड से ग्रो करता है, तो इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं कि इसका रीज़न क्या है। फिर संघ के रूल से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं कि कैसे फॉलोअर्स रहते थे और कैसे उन्होंने अपने फॉलोअर्स को डिसिप्लिन किया था। उसके बाद जो न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन है, जैसे महायान हो गया, हीनयान हो गया, तो इसमें महायान और हीनयान से तो मैंने कम सवाल देखे, बट पुरानिक रिलीजन से बहुत सवाल देखा है। जो पुरानिक हिंदुज़म था, ठीक है, जिसमें टेम्पल्स का जिक्र आता है, जिसमें शैव धर्म, वैष्णव धर्म और शक्ति धर्म निकल के आएगा, तो इससे रिलेटेड सवाल मैंने देखा। तो इस चैप्टर में ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5वें चैप्टर में अलबरूनी के किताबुल हिंद से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं कि ये इतना ख़ास क्यों माना जाता है। उसके बाद इनके जो इन्होंने जो बैरियर्स महसूस किया था, ये सवाल तो बहुत ज़्यादा था कि विच टाइप ऑफ बैरियर्स ही फेस्ड वाइल अंडरस्टैंडिंग द इंडियन ट्रेडिशन, तो इसमें संस्कृत लैंग्वेज को उन्होंने एक बैरियर माना, यहाँ के लोगों के कल्चर की कॉम्प्लेक्सिटी को एक बैरियर माना था, ठीक है। फिर सोर्सेज क्या क्या रेफर किए थे यहाँ के ट्रेडिशन को जानने के लिए, तो उसका जिक्र है कि पतंजलि के टेक्स्ट को पढ़ा था और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, अलबरूनी की किताबुल हिंद का जब जिक्र आता है तो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड सवाल भी पूछा गया कि इन्होंने जो कास्ट सिस्टम का ब्यौरा दिया था वो किस तरीके का था। इब्न बतूता से रिलेटेड जो सवाल आता है, तो इन्होंने इंडियन सिटीज़ का जो ब्यौरा दिया था, इंक्लूडिंग बाज़ार किस तरीके से थे। आपको अगर ये चैप्टर याद होगा तो मैंने पढ़ा हुआ है कि बाज़ारों में इंटरटेनमेंट का साधन होता था, दुकानें होती थी, एक कॉमन इंटरटेनमेंट की जगह होती थी जहाँ पे सिंगर्स, म्यूजिशियंस आके अपनी परफॉर्मेंस देते थे। तो ये सारी चीज़ें इब्न बतूता ने अपनी किताब रिहाला में लिखा है। तो इंडियन सिटीज़ का जो डिस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड सवाल है। इन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम का भी ब्यौरा दिया है कि एक उलूक होता था और एक दावा होता था, तो इनके बारे में भी पूछा गया है।
इसके बाद आते हैं हमारे बर्नियर साहब। बर्नियर से रिलेटेड सवाल जब भी पूछा गया तो एक ही टाइप का सवाल पूछा गया कि भाई इन्होंने इंडिया के लैंड ओनरशिप सिस्टम को क्यों क्रिटिसाइज़ किया, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं था, तो इससे क्यों नाराज़ थे, और इन्होंने सती का जो ब्यौरा दिया है वो किस तरीके का दिया। सो अकाउंट्स ऑफ सती सिस्टम ऑफ इंडिया बाय फ्रांसिस बर्नियर। हालांकि सती सिस्टम पे इब्न बतूता ने भी चीज़ें लिखी है, बट फ्रांसिस बर्नियर के ही टेक्स्ट ज़्यादा इससे रिलेटेड सवाल मुझे देखने को मिला। इसके बाद चैप्टर 6 में अगर आ जाते हैं तो अल्वर्स और नाइनार से रिलेटेड सवाल है। ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन से रिलेटेड सवाल बिल्कुल ही मुझे देखने को नहीं मिले थे, तो उससे रिलेटेड चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। हालांकि अगर चीज़ें आपको समझ नहीं आती है, रेफर अवर वन शॉट्स। अलवर और नायनार ने अपने एटीट्यूड को किस तरीके से रखा था कास्ट सिस्टम के टुवर्ड्स, ये दोनों ही कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, तो इसके बारे में सवाल है। फिर इनके स्टेट से कैसे रिलेशन थे, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्टेट से इनके कैसे रिलेशन थे। सूफीज़म के सूफी संत जो थे इंडिया के, उनके इंडियन रूलर से, उनके इंडियन स्टेट से कैसे रिलेशन थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वीर शैव ट्रेडिशन, तो इनके फीचर्स के बारे में पूछें क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग ये कल्ट था, और कैसे इन्होंने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को अपोज किया, जैसे पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज के अगेंस्ट जाके विडो डी मैरिज इंप्लीमेंट करवा के जो मरी हुई बॉडीज थी उनको दफना के, न कि जला के। इसके बाद जो सूफीज़म आता है तो इसके फ़िलासफ़ी से रिलेटेड सवाल है कि भाई आखिर सूफीज़म है क्या, और इसने कैसे खुद भी ग्रो किया और इस्लाम के ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट किया। तो सूफीज़म कैसे एक फॉर्मल कल्ट के तौर पर डेवलप होता है आफ्टर 11th सेंचुरी, इससे रिलेटेड सवाल थे। और सूफीज़म के जो अलग अलग सिलसिलाज थे उनके स्टेट के साथ क्या रिलेशन थे, इससे रिलेटेड 8 मार्कर बने, तो इसको मैं VVI में रखूँगा। इससे रिलेटेड सवाल भी मुझे बहुत देखने को मिले। इसके बाद न्यू डिवोशनल पाथ, जिसमें कबीर, गुरु नानक और मीराबाई की बात की गई, तो कबीर साहब और बाबा गुरु नानक, इन दोनों से रिलेटेड सवाल बहुत बार देखे हैं। जब भी न्यू डिवोशनल पाथ के टॉपिक से सवाल आए और अच्छे खासे मात्रा में ये सवाल आए, तो कबीर से रिलेटेड सवाल है, इनकी लेगेसी, इनकी टीचिंग्स, ठीक है, ये किस तरीके का अप्रोच रखते थे हिंदू और मुस्लिम के रिलीजन के टुवर्ड्स। उसके बाद गुरु नानक की टीचिंग्स और सिखिज़म के फिलॉसफी, सिखिज़म के कॉन्सेप्ट के बारे में सवाल पूछे गए। ये आपके चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। चैप्टर 7 में जहाँ तक बात करूँ तो अमर नायका सिस्टम से बहुत सवाल है। इसके अलावा अमर नायका सिस्टम के फीचर्स रिलेटेड सवाल है, ठीक है, उसमें आप सारी चीज़ें अमर नायका सिस्टम की बताएंगे। अगेन ये सारी चीज़ें मैंने अपने वन शॉट, अपने नोट्स में बताई हुई। अमर नायका सिस्टम के बाकायदा जो फीचर्स है वो मैंने बुलेट पॉइंट्स के नज़रिए से आपके लिए तैयार करके वहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद फोर्टिफिकेशन और विजयनगर से रिलेटेड सवाल है कि अब्दुल रज़ाक का क्या डिस्क्रिप्शन था। उसके बाद महानबी डिब्बा से रिलेटेड सवाल है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं VVI में रखूँगा। सबसे ज़्यादा सवाल महानबी डिब्बा से आए थे। इसके बाद जो चौथा टॉपिक इंपॉर्टेंट है दैट इज सैक्रेड सेंटर। इसमें जो टेम्पल्स के आर्किटेक्चर थे इससे रिलेटेड सवाल है, ठीक है, टेम्पल्स के फीचर, चाहे मंडप हो गए, गोपुरम हो गए, और जो अंदर का गर्भगृह था, ठीक है। और विरूपाक्ष टेम्पल से रिलेटेड सवाल है, कैसे जो विजयनगर के रूलर्स थे उन्होंने टेम्पल में अलग अलग टाइप की इनोवेशंस किए, जैसे वो देवताओं की शादी कराते थे, अलग अलग टाइप के मंडप्स बनवाए, ठीक है, टैंक्स बनवाया करते थे मंदिरों में, तो इनके बारे में सवाल पूछे गए। नाउ कमिंग टू द चैप्टर 8, इसमें दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो फॉरेस्ट डिवेलपर्स की लाइफ कैसी थी, जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे, जातियाँ रहती थी, उनकी लाइफ कैसी थी, इससे रिलेटेड सवाल है। इसमें सारी चीज़ें बता देना, किस तरीके से वो पहले कटे हुए थे, फिर बाद में ट्रेड के माध्यम से वो भी मेन स्ट्रीम से जुड़ने लगे, और बहुत सारे फॉरेस्ट जो ट्राइब्स थे उन्होंने अपने अपने किंगडम्स बसा लिए। अहोम किंगडम का एग्जांपल दे सकते हो। नॉर्थ वेस्ट में बहुत सारे जो पश्तून ट्राइब्स थे उन्होंने अपने 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 किंगडम बना लिए, तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। टॉपिक 2 में आइन अकबरी के फीचर्स के बारे में, जिसमें सारे पार्ट को आप डिस्कस करेंगे, पाँचों पार्ट को, एंड लिमिटेशन से भी रिलेटेड सवाल है और फीचर से भी रिलेटेड सवाल है, तो इन दोनों टॉपिक्स को आप बार बार रिवाइज करें। कुछ एक सवाल लैंड रेवेन्यू सिस्टम से भी थे, जमींदारी प्रथा से भी थे, बट इन दोनों से मेजरली ज़्यादा सवाल थे। तो अगर आपको रिवाइज करना है तो अब जमींदार, मुगलों के एरा में क्या जमींदारों की स्थिति थी, क्या पोजीशन थी, वो देख लेना, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम देख लेना, क्योंकि मुगलों का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था दैट वाज द वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम, द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। चैप्टर 10 में मैं बात करूँ तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से रिलेटेड सवाल है कि भाई क्यों इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, क्या फीचर्स थे। फिर ज़मींदार जो डिफ़ॉल्ट करते थे इसके पीछे का कारण बताओ। फिर जोटेदारों से रिलेटेड सवाल है कि जोटेदार आखिर अगर ग्रो कर रहे थे तो क्या कारण था। इसके बाद पहाड़िया से रिलेटेड सवाल है कि भाई इनकी लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, तो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे कमाते थे। फिर ब्रिटिशर्स के साथ इनका क्या टसल था और ब्रिटिशर्स ने किस तरीके की पॉलिसी रखी, ठीक है। तो बहुत सारे उसमें जो पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन है और फिर बाद में एक्सटर्मिनेशन की पॉलिसी है, इसका जिक्र कर सकते हैं। और पहाड़ियाज और संथाल की जो बैटल है इस रिलेटेड सवाल थे। हो एंड प्लो, बैटल बिटवीन हो एंड प्लो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मैं VVI की कैटेगरी में रखता हूँ। सो उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग द संथाल्स। संथाल्स राजमहल हिल्स में जब आए थे तो क्या कंडीशन था, किस कंडीशन में वो आए थे, वो उससे रिलेटेड सवाल है। फिर संथाल रेबेलियन से रिलेटेड सवाल है, और संथाल और पहाड़ियाज के बीच जो बैटल थी उससे रिलेटेड सवाल तो था ही था।
तो ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक मिथ मैं ये क्रैक करना चाहूँगा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि रेतवाड़ी सेटलमेंट से रिलेटेड टॉपिक आ रहा है, डेक्कन रॉयट्स से रिलेटेड टॉपिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये टॉपिक नहीं आ रहा है क्योंकि अगर आ रहा होता तो सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन किया होता। उन्होंने कहा है कि ये बुकैनन तक ही है, ठीक है। हालाँकि मैंने कहीं सैंपल क्वेश्चन पेपर में एक भी सवाल लिमिटेशन लॉ से रिलेटेड या रेतवाड़ी सेटलमेंट से रिलेटेड अभी तक देखा नहीं है। और अगर इन केस आता भी है, हालाँकि सीबीएसई ने मेंशन नहीं किया है कि इस टॉपिक के बारे में किया आएगा, बट आता भी है तो 8 मार्कर में आएगा और करके आएगा, ठीक है। तो आप उसमें ये जो परमानेंट सेटलमेंट का टॉपिक है उससे रिलेटेड सवाल बना देना, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद चैप्टर 11 की बात करते हैं तो इसमें रीजंस ऑफ रिवोल्ट से रिलेटेड सवाल है कि भाई सोशल रीजन क्या थे, इकोनॉमिक रीजन क्या थे, पॉलिटिकल काउजेस क्या थे, रिलीजियस काउजेस क्या थे। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो अवध से रिलेटेड सवाल, और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवध का ही टॉपिक है। अवध के एनेक्सेशन से रिलेटेड सवाल है, ठीक है, कि क्या कारण था और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। समरी सेटलमेंट और ताल्लुकदारों की स्थिति कैसे गड़बड़ हुई, इससे रिलेटेड सवाल है। फिर ताल्लुकदार और सिपाही क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, ये दोनों सवाल आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये 3 टॉपिक का पढ़ना, सवाल इन सब टॉपिक से मिला के आते हैं और किस टाइप के सवाल आते हैं वो जब मैं आपको पीवाईक्यू डिस्कस करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स पढ़ लो, सवाल कैसे आते हैं वो पीवाईक्यू डिस्कस करते वक्त अपन समझ लेंगे। इसके बाद टॉपिक 3 कैसे इस रिवोल्ट को क्रश किया गया वो है, और टॉपिक 4 इमेजेस की कैसे पोर्ट्रे किया गया। तो इमेजेस को मैं सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में रखूंगा। शुरू के जो टॉप 3 है उसमें भी अवध का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर 13 में अगर आते हैं तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक है कि भाई क्या कारण था, क्या इम्पैक्ट रहा, ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म में, और कैसे इन्होंने इस मूवमेंट ने गांधी जी के करियर में क्या प्रभाव डाला, इससे रिलेटेड सवाल भी है। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह से रिलेटेड सवाल है कि भाई क्या कारण था, सॉल्ट को ही क्यों चुना गया, इसके क्या इम्पैक्ट पड़े थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड सवाल भी है। तो ये 3 टॉपिक जो है ना, इसका भी कारण और इसके इम्पैक्ट, ये 3 टॉपिक जो है मोस्टली इस चैप्टर के 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस को कवर करते हैं। इसके अलावा कुछ सवाल मैंने देखा था लाल बाल पाल, यानी कि गांधी जी के आने से पहले इंडिया में किस तरीके की इंडियन नेशनलिज्म थी, उससे रिलेटेड सवाल देखने को मिला है। लेकिन इन 3 टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करते रहना क्योंकि इससे 8 मार्कर आने की संभावना ज़्यादा है। चैप्टर 15 आखिरी चैप्टर में आते हैं तो अम्बेडकर साहब के रोल से रिलेटेड सवाल है कि भाई आखिर इनका क्या रोल था। तो आप इसके डोमिनेंट वॉइसेस वाले टॉपिक को पढ़ सकते हो। अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स जो अम्बेडकर साहब ने दिए हैं, चाहे वो सेपरेट इलेक्टोरेट के मुद्दे पे हो, चाहे वो डिवीजन ऑफ पावर के मुद्दे पे हो, तो ये रेफरेंस आप दे सकते हो। ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या रोल था, ये रेफरेंस दे सकते हो। इसके बाद टॉपिक 2 में आते हैं तो सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर क्या क्या डिबेट हुई थी, इसमें अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स, जैसे खास करके जो अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स थे, पटेल के हो गए, सरदार पटेल के हो गए, आर.वी. ढुलेकर के हो गए, गोविंद बल्लभ पंत के आर्ग्यूमेंट्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिवीजन ऑफ पावर के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट है, इसमें भी ज़्यादातर सवाल सपोर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट दिया गया था, ऐसे लोग जो कह रहे थे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, इससे रिलेटेड सवाल ज़्यादा है। और जब मैं डिबेट की बात करता हूँ ना, तो आप सपोर्ट और अगेंस्ट दोनों के आर्ग्यूमेंट्स देख लेना एक बार, ठीक है। उसका टॉपिक 4 डिबेट ओवर लैंग्वेज, आर.वी. धुलेकर का इसमें बहुत फेरी स्टेटमेंट था, तो इससे रिलेटेड सवाल है कि इनका क्या आर्गूमेंट था, गांधी जी क्यों चाहते थे सपोर्ट ऑफ गांधी जी फॉर हिंदुस्तानी लैंग्वेज के लिए, गांधी जी इतना ज़्यादा बेकरार क्यों थे, इससे रिलेटेड सवाल भी है, क्यों चाहते थे कि हिंदुस्तानी ही बने। तो ये कुछ जो 4-5 टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चैप्टर 15 के। तो मेरे हिसाब से कुल मिला के पूरे सिलेबस में मैंने 40 से 45 टॉपिक्स बताए, जिनको अगर आप बार बार रिवाइज करते हो या आपने अभी तक चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो केवल आप इन टॉपिक्स को अगर कर लेते, हमारे 1 शॉट्स थे या हमारे नोट से, तो आपका, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपका 75 to 80% नंबर कहीं भी नहीं जा रहा। और आपने पढ़ा हुआ है, आप इस टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते हो, ट्रस्ट मी यू विल बी गेटिंग 100 out of 100, 80 out of 80। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। एंड इन टॉपिक्स अब किस तरीके के सवाल बन सकते हैं, इसके लिए मैं PYQs के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और वो वीडियो पब्लिश हो चुकी होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो को देख पाएंगे। बाकी इसके अलावा हमारे पास जितने भी हिस्ट्री के कॉन्टेंट्स हैं, चाहे वो डेट के ऊपर हो, मैप के ऊपर हो, वन शॉर्ट्स हो, स्ट्रैटेजी हो, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक हो, या सोर्सेज एक्सप्लेनेशन की वीडियो हो, उन सब के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। यू हैव टू जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वॉच द वीडियोस। इसके अलावा इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि CUET में, जैसे हम लोग अभी हिस्ट्री के प्रिपेयर कर रहे हैं, CUET में वी आर हैविंग अ सरप्राइज फॉर यू, सो दिस चैनल विल श्योरली हेल्प यू इन द CUET 2023।